अरे अगर मेरी तबीयत खराब हो तो बेटी धमान दोनों फोन कर करके पूछते हैं मुझे कि अब मैं कैसी हूँ। अच्छा, और यहाँ जो सामने रहकर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जो तुम्हारी सेवा करती है वो बहू कुछ नहीं तुम्हारे लिए देखता। गोल्डी, आज तो तेरे सास ससुर की खुशी का ठिकाना ना होगा। ऐसा क्यों बोल रही है लाली? अरे तूने इतने सारे उपहार जो लिए हैं उनकी शादी की सालगिरह के लिए, और तेरे ससुर से ज्यादा तो तेरी सास खुश हो जाएगी सोने के कंगन जो मिल रहे हैं उन्हें। हाँ यार, बस मैं अपने सास ससुर को खुश देखना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी से रहना चाहती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ गोल्डी, मुझे तो कभी कभी ना तू बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ लगती है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आज के समय में अरे कौन अपने सास ससुर पर इतने रुपए खर्च करता है? तू तो अपनी सैलरी का आधा से ज्यादा हिस्सा अपने घर में ही खर्च कर देती है। शादी के बाद से तूने अपने लिए कोई सेविंग नहीं की, बस हर महीने किसी न किसी की जरूरत ही बताते रहती है तू। एक बात कहूँ लाली, जो एक ही छत के नीचे रहकर तेरा मेरा करते हैं ना, वह परिवार कभी भी खुशहाल परिवार नहीं बन सकता। और तू तो जानती है मुझे एक खुशहाल परिवार पसंद है, और शुरू से मैं ऐसे ही परिवार के सपने देखती थी। देख गोल्डी, अपने भविष्य के बारे में भी सोचा कर। देख, किसी के ऊपर इतना भरोसा मत कर। क्या पता कल को तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़ी और तेरे सास ससुर या तेरा पति तेरे को साथ दे या ना दे, इसलिए देख तो अपने भविष्य को सिक्योर कर ले। अरे यार, सब कुछ सुरक्षित है, तू चिंता मत कर। मैंने बताई ना कि मैं अपने सास ससुर का दिल जीतना चाहती हूँ, मुझे उनका साथ चाहिए, रुपए पैसे का क्या है। ये है गोल्डी और लाली। गोल्डी और लाली स्कूल के समय के ही अच्छे दोस्त थे। इत्तेफाक की बात थी कि गोल्डी और लाली की शादी भी एक ही शहर में हुई थी। उसके बाद गोल्डी और लाली एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे, लेकिन गोल्डी और लाली की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ गोल्डी हमेशा अपने परिवार को महत्व देती, अपने परिवार को लेकर चलती, सबके साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, वहीं लाली अक्सर अपने पति के साथ अलग रहना पसंद करती थी। अपने सास ससुर से वह तो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। गोल्डी के ससुराल में गोल्डी के पति और सास ससुर के अलावा एक ननद भी है जिसकी शादी हो गई है, लेकिन अक्सर वह अपने मायके आते जाते रहती है। गोल्डी अपने सास ससुर के साथ साथ अपनी ननद को भी पूरा मान सम्मान देती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए तुम कितना भी कुछ कर दो, लेकिन वो कभी तुमसे खुश हो ही नहीं सकता। बिल्कुल गोल्डी की ननद नेहा भी इसी प्रकृति की थी। चूंकि आज गोल्डी के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी, तो गोल्डी ने अपने ससुर जी के लिए एक कीमती सी शॉल और अपनी सास के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। गोल्डी जब वो उपहार लेकर अपने सास ससुर के सामने जाती है। अरे गोल्डी बेटा, इतना कीमती उपहार लाने की क्या जरूरत थी? इस महीने की सारी सैलरी तो तुमने ये उपहार खरीदने में लगा दी होगी। अरे क्या हुआ पापा जी, आप इतना मत सोचिए। देखिए, आज आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है, आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये गिनती मत गिनिए आप लोग, मैं बस आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। और नहीं तो क्या जिया के पापा, अरे गोल्डी हमारी बहू है, उसका फर्ज है हम लोगों को खुश रखना, हमें उपहार देना। आप इतना क्यों सोचते हैं? और गोल्डी बहू हमारे लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? आप तो बेकार में ही कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। सरला, तुम तो बस वर्तमान में जीती हो, अपने आगे पीछे का कुछ तो सोच लिया करो। पापा जी, अब आप ज्यादा मत सोचिए ना प्लीज, बस मेरा ये गिफ्ट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बहू को ज्यादा सिर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? अरे वो हमारे लिए उपहार नहीं लाएगी तो किसके लिए लाएगी? किसके लिए कमा रही है वो? कैसी बात करती हो सरला? हमारी बहू इतनी मदद करती है तो खुद के भविष्य के लिए भी तो कुछ सेविंग होनी चाहिए ना उसकी। हमारी बहू अपनी सैलरी घर की सारी जरूरतों को पूरा करने में लगा देती है, अपने लिए कुछ नहीं बचाती। अरे ये क्या बात हुई? हमारा बेटा तो बचा रहा है ना, और जब बेटा बचा रहा है तो बहू को अपने फ्यूचर की चिंता करने की क्या जरूरत है? सब तो उन्हीं का है। मम्मा, पापा, अरे जी बेटे तू? हाँ, मैं आज आप लोगों की शादी की सालगिरह है ना, तो बस बधाई देने चली आई। मम्मी, पापा, आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये छोटा सा उपहार है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अरे बेटा, ये उपहार की क्या जरूरत है? अरे सरला, ये क्या बात हुई? भाई, जब हमारी बहू को हमें उपहार देने का अधिकार है तो हमारी बिटिया से अधिकार क्यों छीन रही हो तुम? हाँ पापा, इसलिए तो खाली हाथ नहीं आई, उपहार लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा बैठो बेटा, तुम्हारी भाभी चाय बना रही है। क्या पापा, आज आप लोगों की एनिवर्सरी है और भाभी सिर्फ चाय बना रही है? मुझे तो लगा था कि भाभी ने खूब तामझाम किया होगा, खूब धूमधाम से आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगी। अरे नहीं बेटा, बहू ने कहा तो था, लेकिन हम लोगों ने ही मना कर दिया। तुम्हें तो मालूम है ना, ये केक वेक मिठाई विठाई तो हम खाते नहीं हैं। हाँ दीदी, पापा जी और मम्मी जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं ये शुगर फ्री मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ भाभी, ठीक है आप लोग मिठाई खाइए, मैं तब तक सबके लिए खाना तैयार कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। आपने मेडिकल वाले भैया से बात की? क्या आपकी दवाइयाँ आ गई है?
अरे सरला, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। क्या पापा जी, आपकी भूलने की आदत गई नहीं अभी भी? अरे बेटा, तेरे पापा की भूलने की आदत तो कभी नहीं जाएगी। जब तक मैं उन्हें दवाई गोली याद ना दिलाऊं, तब तक वो अपने मन से कभी खाते नहीं है। वाह मम्मी, ये सोने की कंगन, अरे इस पर तो मेरी नजर गई ही नहीं थी। अरे मम्मी, ये कंगन कब बनवा ली है आपने? बहुत ही सुंदर डिजाइन के कंगन है मम्मी। अरे बेटा, मैंने नहीं बनवाए हैं ये कंगन, वो आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो तुम्हारी भाभी ने दिए हैं उपहार में। मुझे तो इस तरह का कोई उपहार नहीं दिया भाभी ने कभी। अच्छा, समझ गई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है। वैसे मम्मी, सच कहूँ, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन के कंगन है। इस पे तो मेरा मन अटका हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया ये। मम्मी, सच में मम्मी, बहुत ही सुंदर डिजाइन के कंगन है। आजकल ऐसे ही कंगन चल रहे हैं, पर मेरे पास तो इस तरह का कोई कंगन नहीं है। मेरी शादी में भी आप लोगों ने बहुत ही पुराने डिजाइन के कंगन दिए थे मुझे। अच्छा, ये कंगन तुझे बहुत पसंद है बेटा? हाँ मम्मी, है तो पसंद, लेकिन उससे क्या होगा, ये है तो आपके ना, भला मेरे किस काम का। अरे बिटिया, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों कहती हो तुम? अरे जो हमारा है वो तो तुम्हारा भी है, फिर ऐसा क्यों? अगर तुम्हें इतने ही पसंद है तो रख लो इन कंगनों को। अरे नहीं माँ, नहीं रख सकती ना, वरना मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे कि मैं जब आती हूँ तो कुछ न कुछ लेकर ही जाती हूँ, इसलिए रहने दीजिए, आप ही पहनिए। लगता है मेरी किस्मत में ये है ही नहीं मम्मी कि मैं इतने सुंदर गहने पहनूं। आप ही ले लीजिए ये कंगन। अरे नाना बिटिया, तुम दिल छोटा मत करो। भाई ये क्या बात हुई कि बेटी तरसे और माँ चमके? नहीं नहीं, एक काम करो, ये कंगन तुम ही ले लो। नहीं माँ, रहने दो, वरना पापा। अरे जिया बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा, और क्यों कोई कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो, इसमें इतना सोचना क्या? तुम पहनो या मैं, बात तो बराबर हुई ना। सच में मम्मी, रख लो ना ये कंगन में, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ बेटा, जब तक मन करे पहनो। असल में ये सब कुछ यहाँ पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी जी अपने मायके आती और यदि उसे कोई चीज पसंद आ जाती तो वह उस चीज को या तो मांग लेती या खुद से लेकर चली जाती। जिया कभी यह भी नहीं सोचती कि वह चीज किसी के लिए कितने मायने रखती है। और आज तो जिया के मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और जिया की भाभी ने कितने प्यार से और कितने रुपए जोड़ करके अपनी सास के लिए ये सुंदर कंगन बनवाए थे। इधर सरला जी ने भी बिना सोचे समझे कंगन अपनी बेटी को दे दिया। अगर सरला जी चाहती तो वो कह भी सकती थी कि उनकी बहू ने ये कंगन उन्हें बहुत ही शौक और प्यार से दिए हैं, वो इन्हें नहीं दे सकती। लेकिन सरला जी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ देखो तो मेरे हाथ में ये कंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कंगन। वैसे माँ, एक बात कहूँ, मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत है। अरे, आप किस बात की शिकायत है तुझे? मुझे नहीं मम्मी, बल्कि आपके जमाई को शिकायत है। वह कह रहे थे कि आप लोगों ने वादा किया था कि उन्हें आप लोग ब्रेसलेट बनवा कर देंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने दिया नहीं है। आपको याद है कि नहीं मम्मी, या भूल गए हैं आप? अरे हाँ बेटा, याद आया मुझे, कहा तो था, लेकिन देखो अभी पैसे तो नहीं है। वैसे जिया बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है और घर तो तेरे भैया भाभी की कमाई से ही चलता है। मम्मी, वो सब मुझे नहीं पता, अब आप जानो और आपके दामाद जाने, मुझे बीच में मत घसीटो आप लोग। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मैं तो बस आप लोगों को बधाई देने आई थी। सरला, ये जिया ऐसे मुंह बनाकर क्यों जा रही थी और इतने जल्दी क्यों गई? बहू ने तो कहा था कि वो सबके लिए खाना बना रही है। अरे नाराज हो रही थी जी, वो हम लोगों ने कहा था ना कि दामाद जी को ब्रेसलेट बनवा कर देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं है ना, बस उसी की शिकायत कर रही थी। अच्छा ये बताओ, वो बहू के दिए हुए कंगन जिया के हाथ में क्यों थे? वो कंगन लेकर क्यों गई है? अरे हमारी बेटी को वो कंगन पसंद आ गए, इसलिए वो कंगन लेकर चली गई। क्या कहा सरला तुमने कि वो कंगन उसे पसंद आ गए? अरे हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो जिया को पसंद नहीं आती? बोलो, देखता हूँ मैं। अरे जब भी आती है तो कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है, क्या जरा भी शर्म नहीं आती उसे? अरे उस दिन भी आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था वो उठाकर चली गई। अरे बहू कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करेगी। अरे ये क्या बात हुई? ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वो जो तुम इतना सुना रहे हो मुझे? अरे एक जोड़ी कंगन ही तो लेकर गई है ना, वह भी तुमसे सहन नहीं हो रहा है। जाने क्यों बेटी हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। अरे तुम्हें किसने मना किया जायदाद देने से? दे दो वो भी उठाकर, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा वो यूं ही किसी को उठाकर नहीं देते। बताओ, क्या ये सही है? किसी का तोहफा उठाकर किसी को दे दो। अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वो तुम्हारे लिए
वह कंगन खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उसे अपनी बेटी को दे दिया। अरे किसी का दिया हुआ तोहफा किसी को नहीं दिया जाता। बस करो, हो गया। और ये बार बार क्या किसी किसी लगा रखा है आपने? वो हमारी बेटी है और मैंने अपनी बेटी को दिया है, समझे ना आपने? ये बार बार किसी किसी मत बोलना आप मेरी बेटी को। बड़े आए बहू के चमचे। अरे सरला, तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का गलत फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। अरे हमारी बेटी के ससुराल में किस बात की कमी है और क्या नहीं दिया है हमने उसकी शादी में। और वैसे भी हमारी बहू बेटी से ज्यादा तो वो दोनों पति पत्नी कमाते हैं, फिर भी उसने माँ बाप के लिए कभी 1000 रुपए का तोहफा नहीं लाई। और ये जो लेकर आई है ना, उसमें 200 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं हो सकती। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और हमारी तो छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी लाकर दिया है? अरे आज तक नहीं दिया, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? मैं नहीं देखता हूँ तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। तुम्हें तो बहू का प्यार हमेशा ढकोसला ही लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार लगता है तुम्हें। ऐसे घूरो मत आप मुझे, सब पता चल जाएगा एक दिन, देखना। अरे बेटी ही साथ देती है हमेशा। और मैं कहती हूँ जैसे बाप हो तुम, सच में, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते हो। अरे पता नहीं मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आपकी आंखों में हमेशा वो किरकिरी बनी रहती है। अरे कमबख्त औरत, जिया मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के काम में थोड़ा हाथ ही बटा दो। और तुम ही क्या, वह जिया भी जब भी मायके आती है तो आकर हाथ पैर हिलाना ही भूल जाती है। क्या नहीं करती बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर रुपए कमा कर लाती है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। जाने क्यों तुम बेटी और बहू में इतना भेदभाव करती हो। अरे कमा कर लाती है तो क्या, घर संभालती है तो क्या? अरे कौन सा एहसान कर रही है वो हमारे ऊपर? घर उसका है, वो नहीं संभालेगी तो कौन पड़ोसी आकर संभालेगा? अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं। बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती है बेचारी, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आए तो तुम उसे 1 गिलास पानी भी दे सको। अरे मैंने देखा है, बहू तो बहू की दोस्त वो लाली, वो भी घर आती है तो तुम्हारी आंखों में खटकती है। वो बेचारी जब भी आती है तो तुम उसे कुछ न कुछ सुना ही देती हो। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो। लाली जब भी आती है तो तुम्हें डर लगता है कि कहीं लाली तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के खिलाफ बहू के कान न भर दे। अरे जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गणेश जी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए और इधर सरला जी बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हो रहा था उन्हें कि उनकी बेटी के खिलाफ उनके पति ने इतना कुछ कह दिया। असल में गोल्डी इस घर के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन सरला जी को हमेशा गोल्डी से शिकायत ही रहती है। यहाँ तक सरला जी नाते रिश्तेदार में या फिर अड़ोसी पड़ोसी से भी बस यही कहती फिरती है कि अब बहू के राज में ही जी रहे हैं। इधर गणेश जी के घर से जाने के बाद सरला जी की एक पड़ोसन आती है। सरला जी के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए सरला जी जानबूझकर अपनी इस पड़ोसन से जोर जोर से आवाज में बात कर रही थी, क्योंकि वह अपनी बातें अपनी बहू को सुनाना चाहती थी। सरला बहन, तुम्हारे तो दिन बड़े वारे न्यारे हैं। अरे कहाँ बहन, अब बहू बेटे के राज में जीना पड़ रहा है। जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बुढ़ियों को वृद्धाश्रम छोड़ दे। वो क्या है ना बहन, आजकल जमाना जरा उल्टा है। अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। भाई हमने तो यही सीखा है कि घर में आई बहू को बेटी मानकर चलो, लेकिन आजकल की बहुएं अरे सास को मां मानने को तैयार ही नहीं होती, तो बेचारी सास भी क्या करे। पर क्या करोगे, अपनी अपनी तकदीर है। चलो ठीक है सरला बहन, अब चलती हूँ मैं। वो क्या है ना, आज मेरी बिटिया आने वाली है तो जरा तैयारियां करनी है मुझे। ठीक है बहन, ऐसे ही आते जाते रहना, बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलकर। ठीक है बहन, चलती हूँ मैं। अरे नमस्ते भाई साहब, आप कब आए? जी नमस्ते भाभी जी, बस अभी अभी आया हूँ। सरला, ये क्या था सब? कितने जोर जोर से बात कर रही थी तुम मीना भाभी से। अरे तुम्हारी बात अगर बहू ने सुनी होगी तो उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे सुनती है तो सुने, मैंने कौन सा गलत कहा? जो देख रही हूँ वही तो बोल रही हूँ। सरला सरला सरला, समझने की कोशिश करो। अरे तुम बहू को समझो, वो बेचारी बहुत अच्छी है। जब देखो तब बस बहू की गुणगान करती हो। अरे बहू का ढकोसला तुम्हें प्यार लगता है और बहू का प्यार समान तुम्हें ढकोसला लगता है। क्यों ना करूं बेटी का गुणगान? अरे अगर मेरी तबीयत खराब हो तो बेटी दमाद दोनों फोन कर करके पूछते हैं मुझे कि अब मैं कैसी हूँ। अच्छा, और यहाँ जो सामने रहकर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जो तुम्हारी सेवा करती है वो बहू कुछ नहीं तुम्हारे लिए। देखता हूँ मैं, एक बार बेटी जमाई फोन में तुम्हारी तबीयत क्या पूछ ले, तुम तो फूल कर कुप्पा हो जाती हो। और बेचारी बहू यहाँ दिन रात ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारी सेवा करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, आप मेरा ज्यादा दिमाग मत खाइए, जाकर अपना काम कीजिए।
आई हूँ, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। तुम मुझे ज्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ, समझी ना? जो मांगा है वही लाकर दे दो चुपचाप। ला दो बहू, जो मांग रही है वही दे दो, मरने दो इसे, किसी की नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमानी करती है। सरला, अभी भी समय है, अपना व्यवहार सुधार लो, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी? मैं क्या पछताऊंगी? आप पछताओ, मैं क्यों किसी के लिए पछताऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों किसी के लिए पछताना है? क्योंकि सब कुछ तुम बेटी के लिए ही सोचती हो। बेटी का नाटक तुम्हें प्यार लगता है और बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला। इतने दिनों से मैं यही बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता ना तो अब तक मेरी बातों का इशारा समझ जाता और अपने व्यवहार में कुछ बदलाव ले आता। अरे यहाँ तक जब हमारे बेटे का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ तब भी बहू ने हमारे बेटे के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि मैं आपके साथ रहूंगी तो यहाँ मम्मी पापा जी की सेवा कौन करेगा। हाँ तो एहसान किया क्या उसने हमारे ऊपर? ले देखिए, बस आप उसके कामों की गिनती गिनाते हो मेरे सामने। सरला जी अपने पति के साथ बहुत बहस करती है। सरला जी के पति सरला जी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सरला जी वह तो हमेशा से मेरी मुर्गी की एक टांग ही करती थी। मैं चली अपने कमरे में। हे भगवान, कैसी मंदबुद्धि औरत है ये, किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं रहती। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इधर गोल्डी की सास कभी खुशी नहीं होती थी और दूसरी तरफ गोल्डी के ससुर जी वो तो जैसे कभी नाराज ही नहीं होते थे। नाराज होने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि गोल्डी सच में अपने सास ससुर की बहुत तन मन और धन से सेवा कर रही थी। गोल्डी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती, लेकिन फिर भी सरला जी हमेशा गोल्डी से दुखी ही रहती थी। यहाँ तक गोल्डी अपने मायके 4 दिन के लिए नहीं जाती थी। यह सोचती थी कि अगर अपने मायके चली गई तो उसके पीछे से कहीं उसके सास ससुर को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन गोल्डी जब भी मायके जाती थी तो इधर जिया का अपने मायके आना बंद हो जाता था, क्योंकि अगर जिया अपने मायके आती तो उसे खुद पकाकर खाना पड़ता, इसलिए वह कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती थी। लेकिन जब तक घर की बहू वापस अपने घर नहीं आती थी तब तक जिया कभी भी अपने मायके नहीं आई। एक दिन सरला जी को मामूली बुखार था तो सरला जी अपने बिस्तर से नहीं उठी, लेकिन जैसे ही सरला जी ने अपनी बेटी को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो संडे का दिन था, इसलिए उनकी बेटी भागती हुई अपने मायके आ गई। माँ, आप चिंता मत करो, मैं तो आ गई हूँ ना आपके पास, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे दीदी, आप कब आई? आपको क्या लगा भाभी, आप कहेंगी तभी मैं अपने इस घर में आऊंगी क्या? अरे आप नहीं भी कहेंगी ना तो मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल रखने हमेशा यहाँ आऊंगी। और आपको क्या लगता है कि आप ही मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख सकती हैं? अरे मैं बेटी हूँ उनकी, बहू नहीं, समझी ना आप? जिया की बात सुनकर बेचारी गोल्डी को बहुत बुरा लगता है, मगर फिर भी गोल्डी चुप रह गई। वो अपनी ननद से कुछ ना बोल सकी, क्योंकि गोल्डी कभी भी छोटी मोटी बातों का घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक गोल्डी के मायके से फोन आता है कि उसके भाई की शादी तय हो गई है। लेकिन उस समय गोल्डी के ससुर जी की तबीयत जरा खराब थी, इसलिए गोल्डी के जाने का मन नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके अपने सगे भाई की शादी थी, अगर वो नहीं जाती तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए गोल्डी के ससुर जी ने गोल्डी को जाने कहा था, लेकिन फिर भी गोल्डी जाते जाते अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताकर गई थी कि वह उनके सास ससुर का ख्याल रखे। इधर गोल्डी करीब 1 हफ्ते के लिए अपने मायके निकल जाती है और उधर जिया भी अपनी भाभी के जाने के बाद एक दिन भी मायके नहीं आती, बस फोन में कभी कभार अपने मम्मी पापा का हाल चाल पूछ लेती थी। लेकिन एक दिन रात में अचानक गोल्डी के ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है तो इधर सरला जी बहुत घबरा जाती है। अरे जिया के पापा, क्या हुआ आपको? आप कैसे गिर पड़े? अरे उठिए ना जी, क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या करूं, बहू भी घर में नहीं है, ये इन्हें अचानक क्या हो गया? बहुत घबराहट हो रही है मेरी। सुनिए ना जी, उठिए ना जिया के पापा। इधर सरला जी बहुत घबरा जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो बहू बेटी दोनों घर में नहीं थे, तो सरला जी ने तुरंत ही अपनी बेटी को फोन लगाया, लेकिन उनकी बेटी फोन नहीं उठा रही थी। रात के करीब 11 बजे हुए थे। इधर सरला जी बार बार अपनी बेटी को फोन लगा रही थी, लेकिन उनकी बेटी तो फोन ही नहीं उठा रही थी। तो फिर सरला जी ने मजबूरी में आकर अपनी बहू को फोन लगाया, और जैसे ही गोल्डी बहू को ये बात पता चलती है कि उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, वह तुरंत ही शादी से वापस घर आने का विचार कर लेती है। लेकिन सभी रिश्तेदार और परिवार वाले उसे बहुत रोकते हैं, तो वो फिर अपनी एक सहेली को अपने ससुराल भिजवाती है। अरे आंटी जी, क्या हुआ अंकल जी को? मुझे गोल्डी का फोन आया था। इधर सरला जी अपनी बहू की सहेली को सारी बात बताती है, तो बहू की सहेली भी बिना वक्त गंवाए जल्दी से गोल्डी के ससुर को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं। हॉस्पिटल में मालूम चला था कि गोल्डी के ससुर जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन सही समय में हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से इधर कमल प्रसाद जी खतरे से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे। रात भर कमल प्रसाद जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे और इधर गोल्डी की सहेली भी पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुकी। दूसरे दिन
गोल्डी शादी में रुक नहीं पाती है और वह तुरंत ही अपनी सहेली से पता पूछकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इधर सरला जी की बेटी जिया भी हॉस्पिटल आ जाती है। आंटी, आप इतना परेशान मत होइए, वैसे भी अंकल जी अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। लाली, लाली, पापा जी कैसे हैं अब? हाँ गोल्डी, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा जी को मेजर हार्ट अटैक था, लेकिन वो हम लोग समय से हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनका पूरा इलाज हो पाया है और वो अब खतरे से बाहर है पूरी तरह से। गोल्डी बेटा, आज तुम्हारी ये सहेली ना होती तो शायद आज तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। हाँ मम्मी जी, अगर पापा जी को कुछ हो गया होता ना तो मैं अपने आप को शायद कभी माफ नहीं कर पाती। माँ, मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो गया होता तो। कितनी खराब हूँ ना मैं, जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपका मिस्ड कॉल देखकर वापस मैंने कॉल किया तब मुझे पता चला, वरना यहाँ तो जैसे कोई कुछ बताता ही नहीं मुझे। मम्मी, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? जब नानी का फोन आया था तब तो हम सब टीवी में पिक्चर देख रहे थे ना। पापा ने आपसे कहा भी तो था ना मम्मी कि फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम होगा। तब तो आपने कह दिया था कि मम्मी बीती रात को परेशान कर रही है, न जाने वहाँ कौन मर गया। पिंकी, झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, आप ये पिंकी की बात मत मानना, बच्ची है, कुछ भी बोलती है। वो दरअसल आपका फोन नहीं था, वो किसी और का फोन था, तब मैंने कहा था ऐसा। पिंकी जो कह रही है उस पे विश्वास करना बहुत कठिन है। अरे माँ, पिंकी तो बच्ची है, कुछ भी बोलती है। लेकिन जिया, इसका मतलब तुम जब मेरा फोन आया तब जाग रही थी, तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि अचानक तुम्हारी माँ इतनी रात को तुम्हें फोन क्यों कर रही है। मेरे लाड़ प्यार का तुमने ये सिला दिया है जिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ इतनी रात के तुम्हें अचानक क्यों फोन कर रही है। हो सकता है तुम्हारी माँ किसी मुसीबत में होगी, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आज तुम्हारी ही तरह मेरी बहू ने भी फोन नहीं उठाया होता तो आज तो मेरा सुहाग उजड़ गया होता। जिस बहू के प्यार को मैं हमेशा ढकोसला और बनावटी समझती रही, लेकिन आज मुझे पता चल गया असल में वो प्यार ही था जिसे मैंने कभी नहीं समझा, और तुम्हारे ढकोसले को हमेशा मैं प्यार समझती रही। मैं आज तक इसी भ्रम में जीती रही कि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी और हकीकत का सामना हो गया आज। नहीं माँ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रहने दे बेटा, आप कोई सफाई मत दे, अब मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो, कोई मोह माया नहीं है तुम्हें मुझसे। माँ, मेरी बात सुनो माँ, समझने की कोशिश करो, पिंकी की बात को ना मानो आप, मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैंने नहीं देखा था आपका फोन। झूठ मत बोलो बेटा, झूठ मत बोलो। अरे ये छोटी सी मासूम बच्ची ये क्यों झूठ बोलेगी? इसे क्या पता झूठ क्या सच क्या, जो इसने देखा सुना यही बता रही है ये। देखो, अपने एक सच को, एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियां मत करो तुम। मुझे मालूम चल गया है कि तुम्हारे पापा जो भी कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे। चलो बहू, तुम्हारे पापा जी को होश आ गया है, चलकर मिल लेते हैं। ठीक है मम्मी जी। माँ, मेरी बात सुनो माँ, मेरा यकीन करो। जिया गिड़गिड़ाती रही, रोती बिलखती रही, लेकिन सरला जी ने एक बार भी पलटकर जिया को नहीं देखा और सरला जी अपने बहू के साथ अपने पति को देखने चली गई, क्योंकि आज सरला जी का अपनी बेटी के प्रति से मोह भंग हो चुका था। आज सरला जी को समझ में आ गया था कमल प्रसाद जी हमेशा से जो कहते आ रहे थे वह बिल्कुल सही बात थी। तो दोस्तों, हमें सही समय पर सही और सच्चे रिश्ते की पहचान कर ही लेना चाहिए, वरना बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि